प्लीज सब्सक्राइब करें और देखें हॉरर एंटरटेनिंग वीडियो। दोस्तों, कहा जाता है कि जब शादी होती है तो दूल्हा दुल्हन का खास ध्यान रखते हैं, क्योंकि यही वो समय होता है जिस समय लड़का एवं लड़की दोनों पर लोगों की अच्छी नजर के साथ साथ बुरी नजरें भी बनी रहती हैं। और इन सब में अगर सावधानी न बरती जाए तो इसका अंजाम बहुत बुरा हो सकता है। रौनक, जिसकी कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो चुकी थी और वो अपने पिता सुधीर सिंह के बिजनेस में उनके साथ हाथ बटाने लग जाता है। उसके पापा एक बिल्डर थे और जब से उनके बेटे ने काम संभालना शुरू किया था तब से वो काफी निश्चिंत हो गए थे। वो अब अपने बेटे की शादी करवाने के लिए एक अच्छी संस्कारी लड़की की खोज में थे। एक दिन की बात है, शादी के सिलसिले में वो अपनी धर्मपत्नी ममता से बात करते हैं। ममता, मुझे लगता है कि हमें अब रौनक की शादी करवा देनी चाहिए। हाँ, आप सही कह रहे हैं। मेरी सहेली पार्वती की इकलौती बेटी है चारू, जो कि दिल्ली में रहकर पढ़ रही थी। 1 महीने पहले ही वापस आई है। कई दिनों से पार्वती अपनी बेटी के लिए रिश्ते भी ढूंढ रही है। अगर आपको ठीक लगे तो क्या मैं उससे बात करूं? हाँ, ये तो अच्छी बात है। जान पहचान में लड़की मिल जाएगी तो दिक्कत नहीं होगी। बात आगे बढ़ती है। रौनक और चारू एक दूसरे से मिलकर शादी के लिए मान जाते हैं, जिससे कुछ दिनों बाद दोनों की शादी हो जाती है। बेटी, इनका आशीर्वाद लो। ये बुआ है, ये पड़ोस की सुमित्रा आंटी है। नमस्ते। नमस्ते। जीती रहो बेटी। शादी के 2-3 दिन बाद सारे मेहमान अब जा चुके थे। चारू किचन में खाना बना रही थी। चारू, चारू बेटी, रोटी जल रही है, तेरा ध्यान कहाँ है? माँ जी, वो गलती हो गई, आगे से मैं ध्यान रखूंगी। ठीक है, मैं जा रही हूँ। ओहो, आज ये कितनी तेज हवाएं चल रही हैं। लग रहा है तूफान आने वाला है। चारू बेटा, किचन की खिड़की भी बंद कर लेना, बाहर हवा काफी तेज चल रही है। ममता के जाते ही चारू की आंखें अचानक लाल हो जाती हैं और उसके होठों पर एक अजीब सी मुस्कुराहट होती है। उसके बाल भी हवा में लहरा रहे थे। वो काफी डरावनी लग रही थी। उसे देखकर ऐसा लग रहा था मानो उसका खुद पर काबू नहीं है। थोड़ी देर बाद सभी लोग खाने की टेबल पर बैठे हुए थे और खाना खा रहे थे। बेटी चारू, दिन भर तुम काम कर रही हो, चलो अब तुम भी हमारे साथ ही बैठकर खाना खा लो। नहीं मम्मी जी, आप लोग खाना खा लीजिए, मैं बाद में खा लूंगी। शर्माने वाली कोई बात नहीं है चारू, चलो साथ में बैठ जाओ। ठीक है। चारू खाने के लिए चेयर पर बैठती है और खाना खाना शुरू करती है। वो काफी अजीब तरीके से खा रही थी, जैसे काफी सालों से भूखी हो। उसका पूरा ध्यान बस खाने पर ही था। बेटा, धीरे धीरे खाओ, इतनी जल्दी क्या है खाना खाने की? अपनी सास की बात सुनकर भी वो उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और तेजी से खाना खाने लगती। देखते ही देखते वो घर का सारा बनाया हुआ खाना अकेले ही खत्म कर देती। ये देखकर उसके घर वाले बहुत हैरान हो जाते हैं। चारू, चारू, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? चारू कुछ बोले बिना बहुत ही तेजी से वहां से उठकर चली जाती है। ये चारू को क्या हुआ? वो ऐसा बर्ताव क्यों कर रही है? पता नहीं बेटा, आज तो दिन भर ठीक थी। हाँ, पर शाम को जब ये खाना बना रही थी तब से मुझे बहुत अजीब सा लग रहा है, मानो ये हमारे बीच होकर भी नहीं है। अरे छोड़ो, भी नई दुल्हन है, अभी अभी शादी हुई है, नया घर है तो शुरू शुरू में सबको परेशानी होती है। क्या पता कोई बात हो उसके मन में और वो हमसे खुलकर न बता पा रही हो। ज्यादा भूख लगी होगी इसीलिए खा लिया होगा। हम सब कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं। छोड़ो, जा बेटा तू सो जा, वैसे भी रात बहुत हो चुकी है।
इसके बाद रौनक अपने कमरे में आ जाता है, जहां चारू खिड़की के पास खड़े होकर कमरे से बाहर झांक रही थी। चारू, क्या हुआ चारू, वहां क्या देख रही हो खड़े होकर? रौनक की बात पर चारू कोई जवाब नहीं देती। इसके बाद रौनक चारू के पास जाता है। चारू, क्या हुआ? तुमको कुछ परेशानी है तो मुझे बता सकती हो, बताओ। हाथ मत लगाओ मुझे। क्या हुआ चारू? तुझे मैंने कहा दूर रह मुझसे, समझ नहीं आता तुझे? ऐसा बोलते हुए वो उसे जोर से धक्का देती है, जिसके कारण वो नीचे गिर जाता है। रौनक जैसे ही अपना सर उठाकर ऊपर देखता है तो मानो उसके पसीने छूट जाते हैं। चारू की आंखें बिल्कुल सफेद हो चुकी थी, पूरे बाल चारों तरफ बिखरे हुए थे। थोड़ी देर पहले जो चारू एक सीधी साधी सी लड़की थी, वहीं अब उसका बर्ताव बिल्कुल बदल चुका था। वो किसी चुड़ैल की तरह दिख रही थी। उसका डरावना रूप देखकर रौनक बहुत डर जाता है। रौनक घबराते हुए कमरे से बाहर जाता है। रात काफी हो चुकी है, इस समय मम्मी पापा को भी जगाना सही नहीं होगा, इसीलिए सुबह घर वालों से बात करता हूँ। दोस्तों, आप हमें कमेंट में बताइए कि आखिर क्या हुआ होगा चारू के साथ। अभी तक की कहानी आपको कैसी लगी, कमेंट में जरूर बता दीजिएगा। अगर आपने लाइक नहीं किया है तो पहले लाइक करें, और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। एक बात और, जल्द ही हम अपने आने वाले वीडियोस में लकी सब्सक्राइबर को वैल्यूएबल गिफ्ट्स देंगे, तो बेल आइकन को दबाकर हमारे साथ जुड़ जाएं ताकि आपसे ये मौका मिस ना हो। कहानी में अब आगे। अगली सुबह। माँ, चारू कहाँ है? वो तो छत पर कपड़े सुखा रही है बेटा। क्या हुआ, तू परेशान लग रहा है? रौनक कल रात की सारी बात अपनी माँ को बताता है। उसकी माँ ये सब बातें सुनकर हैरान रह जाती है। नई दुल्हन के साथ ये सब होना मुझे कुछ अजीब लग रहा है। मुझे तो लगता है शायद हमारी बहू पर किसी भूत का साया पड़ चुका है। हाँ? क्या माँ, भूत? हाँ बेटा, पर तू घबरा मत। मैं आज ही पंडित जी को बुलाकर उनसे कोई उपाय पूछती हूँ। इसके बाद रोहन ऑफिस चला जाता है। शाम के करीब 6 बज चुके थे, तभी रौनक को एक कॉल आती है। बेटे, जल्दी घर आ जा, तेरी माँ के सर पर चोट लग गई है। क्या? मैं भी आता हूँ। रौनक घबराते हुए जल्दी घर आता है। अपनी माँ को बेड पर लेटा देख बहुत परेशान हो जाता है। माँ, आप ठीक तो हैं? पर यह सब कैसे हो गया? बेटा, आज के दिन मैंने पंडित जी को घर में बुलाया था। आते ही उन्होंने घर पर बुरी शक्ति का प्रभाव बताया। इसके बाद मैं उन्हें बहू के पास ले गई। बहू ने जैसे ही पंडित को सामने देखा तो उसका रवैया बिल्कुल बदल गया। वो काफी गुस्से में आ गई। चले जा यहाँ से, मेरे सामने से चला जा। क्यों अपनी मौत को बुलाना चाहता है? चला जा यहाँ से। कौन है तू? क्या चाहता है? क्यों सबको परेशान कर रहा है? मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। चले जाओ यहाँ से। ममता जी, इसे देखकर लग रहा है कि किसी प्रेत शक्ति ने इस पर कब्जा कर लिया है। फिर पंडित जी कुछ मंत्र पढ़कर उसके सिर पर हाथ रखते हैं। वो बहुत बेचैन लग रही थी, मगर उनके हाथ रखते ही वो शांत होने लगी। पर अचानक तू कुछ भी नहीं कर सकता, मैं इसे लेकर जाऊंगा। फिर पंडित जी ने अपने थैले में से भभूत निकालकर उस पर तुरंत फेंक दिया, जिससे वो चिल्लाते हुए बेहोश हो गई। देखिए, ये थोड़ी देर के लिए शांत हुई है, कभी भी जाग सकती है। इसे आप बांध कर रखिए। फिर हम उसे स्टोर रूम में रखी कुर्सी पर बांध ही रहे थे कि तभी उसे होश आ जाता है। मैं तुम सबको नहीं छोड़ूंगी। इसके बाद चिल्लाते हुए चारू ने ममता के ऊपर हमला किया और जोर से अपनी सास को धक्का दिया, जिससे वो एक दीवार से टकरा गई और उसके सर पर चोट लग गई। इसके बाद बड़ी मुश्किलों से पंडित जी ने उसे स्टोर रूम में बंद किया। हाँ बेटा, मैं तो बाहर गया था, पर जब से घर में आया हूं तब से स्टोर रूम के अंदर से तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा कि हमारी बहू के साथ ये सब हो क्यों रहा है। पापा, जो हो गया सो हो गया, पर अब ये सब ठीक कैसे होगा? बेटा, उसका उपाय भी पंडित जी ने बताया है। यहाँ से 20 किलोमीटर दूर कसौली नाम के गांव के शमशान घाट में एक बटुकनाथ बाबा रहते हैं।
वो ऐसी शक्तिशाली प्रेतों पर काबू करना जानते हैं। तो देर किस बात की पापा, चलिए चलते हैं, पर हम उसे लेकर कैसे जाएंगे? नहीं बेटा, अभी मामला बहुत गंभीर है। हम बहू को इस हालत में तो वहां नहीं ले जा सकते। पर चिंता मत करो, पंडित जी ने कहा था बहू का केवल एक बाल ही काफी है, उसी से उन्हें सब कुछ पता चल जाएगा। इसके बाद दोनों बाप बेटे गाड़ी में कसौली के शमशान घाट की तरफ निकल जाते हैं। वहां पहुंचकर वो सारी बातें उन बाबा को बताते हैं कि शादी के बाद कैसे उनकी बहू का बर्ताव बदल गया है। इसके बाद वो अपने साथ लाया हुआ वो बाल उन्हें देते हैं। बाबा उस बाल को अपने अग्निकुंड के बगल में रखकर आंखें बंद कर कुछ मंत्र का जाप करते हैं। थोड़ी देर बाद जब वो आंखें खोलते हैं, तुम्हारी बहू चारू के ऊपर किसी ने काला जादू करके किसी बुरे प्रेत का साया उस पर डाल दिया है। तुम्हारी बहू के पास बहुत कम समय है, अगर जल्द ही कुछ नहीं किया तो उसकी जान भी जा सकती है और इससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। बस एक ही रास्ता है। वो क्या रास्ता है बाबा, और किसने किया है ये सब? ये किसने किया है ये तो मैं नहीं बता सकता, पर मैं इसे तुम्हारी बहू से हटाकर जिसने ये काला जादू तुम्हारी बहू के ऊपर किया है उस पर वापस डाल सकता हूँ, जिससे तुम्हारी बहू ठीक हो जाएगी और जिसने ये सब किया उसे उसकी सजा मिल जाएगी। शुक्रिया बाबा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दोनों बाप बेटे कार में वापस घर जा रहे होते हैं। तभी रौनक बोलता है, पापा मैं उसे छोड़ूंगा नहीं जिसने मेरी बीवी के साथ ऐसा किया। शांत हो जा बेटा, जिसने बहू के साथ ऐसा किया होगा उसको सजा खुद मिल जाएगी, उसकी हालत इससे भी बुरी होगी। इसके बाद वो दोनों घर पहुंचते हैं। आ गया बेटा तू, क्या कहा बाबा जी ने? अभी चारू कैसी है? पता नहीं बेटा, पर अब स्टोर रूम से कोई आवाज नहीं आ रही थी, पर मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि मैं दरवाजा खोलकर देख सकूं। कोई बात नहीं माँ, आप चिंता मत कीजिए, अब सब ठीक हो जाएगा। वो लोग स्टोर रूम का दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि चारू बुरी हालत में बेहोश पड़ी थी। वो उसे स्टोर रूम से निकालकर बेड पर सुला देते हैं। इसके बाद अगले दिन सुबह चारू की जैसे ही आंखें खुलती हैं तो वो अपने सामने रौनक और अपने सास ससुर को खड़ा पाती है। तीनों को सामने खड़ा देखकर वो चौंक जाती है। मम्मी, पापा और रौनक, आप तीनों एक साथ अचानक और मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या हुआ? चारू की इतनी बात सुनकर वो तीनों राहत की सांस लेते हैं। अब चारू बिल्कुल पहले जैसे बात कर रही थी, लेकिन पिछले कुछ दिनों से उसके साथ क्या हुआ या उसने क्या क्या किया था, उसे इन सब चीजों के बारे में कुछ भी याद नहीं था। नहीं नहीं बेटी, कुछ नहीं, वो हम ऐसे ही रूम में आए थे, कोई खास बात नहीं है। उसी दिन सब डाइनिंग टेबल पर खाने का इंतजार कर रहे थे और चारू किचन में खाने की तैयारी कर रही थी। बहू बिल्कुल ठीक हो चुकी है, इस बात की मुझे बहुत खुशी है। हाँ पिताजी, खुशी तो है, पर ऐसा किसने किया था वो अभी तक पता नहीं चला। ये सब बातें चल ही रही होती हैं कि तभी उनके घर के दरवाजे पर दस्तक होने लगी। तभी रौनक दरवाजा खोलने जाता है। रौनक, रौनक! क्या हुआ रूपा, तुम इतनी घबराई हुई क्यों? रूपा ममता के गले लग जाती है और रोने लगती है। आंटी, आंटी, मेरी मम्मी। अरे ये इतनी घबराई हुई है, शायद कुछ हुआ है, चलो इसके घर चलते हैं। रूपा पड़ोस की आंटी की बेटी थी। रौनक अपने माता पिता के साथ बगल में रूपा के घर जाता है, पर वहां जाकर जो उन्होंने जाना उससे उनके होश उड़ गए। रूपा की मां को जिस कमरे में बंद कर दिया गया था वो कमरे के अंदर जोर जोर से चीख चिल्ला रही थी। पता नहीं सुधीर जी कल शाम से ही अजीब हरकतें कर रही है, कभी कुछ तोड़ रही है, कभी किसी को मार रही है, अजीब सी आवाज निकाल रही है, बहुत सारा खाना खा रही है, बिल्कुल पागल हो चुकी है। इसीलिए हमने उसे एक रूम में बंद कर दिया है। समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये सब हो क्यों रहा है। रौनक और उसके मम्मी पापा चौंक जाते हैं और एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर दूसरी तरफ रौनक बहुत गुस्सा हो जाता है और रौनक के पिता सारी बातें रूपा और उसके पिता को बताते हैं कि कैसे उनकी बीवी ने उनकी बहू पर काला जादू किया था, जो कि अब खुद उन पर उल्टा पड़ चुका है। आंटी, मुझे माफ कर दीजिए, मेरी वजह से ही हुआ है ये सब। मेरी मम्मी हमेशा से चाहती थी कि रौनक की शादी मुझसे ही हो, लेकिन अब
उन्हें पता चला कि आप रौनक की शादी अपनी सहेली की बेटी से करवा रही हो तो वो बहुत गुस्से में आ गई। उन्होंने एक बार कोशिश करी कि आपको समझा पाए, पर आपने उन्हें इनकार कर दिया। इसीलिए गुस्से में आकर उन्होंने आपकी बहू पर काला जादू कर दिया। शादी के दिन आशीर्वाद देते समय उन्होंने चारू के कपड़े का धागा तोड़ लिया। काला जादू करके चारू पे काली शक्ति हावी करवाई। मैंने उनको बहुत मना किया पर वो नहीं मानी और मुझे भी उन्होंने डांट कर चुप करवा दिया। बहुत दिन बीत गए। सुमित्रा आंटी की हालत में अभी भी कोई सुधार नहीं आया था। वो अभी भी चीखती चिल्लाती रहती है। न जाने वो कब ठीक होंगी या शायद नहीं भी। काला जादू, तांत्रिक क्रिया, इन सब से दूर ही रहना चाहिए, नहीं तो ये आपकी जिंदगी बर्बाद भी कर सकता है। दोस्तों, यहां तक की कहानी देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, वैसे तो हम डरावनी स्टोरी बनाते हैं, पर मैं आपको एक डरावना स्टैटिस्टिक्स बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो जो देख रहे हैं उनमें से 98% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया हुआ। तो अगर आप भी उन 98% में से हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में हमें जरूर बताएं, और स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक भी जरूर करें। आपकी लाइक से हमारा उत्साह बढ़ता है। हॉरर होमीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन भी जरूर दबाएं ताकि आगे आने वाली स्टोरी आप सबसे पहले देख पाएं। हमारी स्टोरी को प्यार देने के लिए और पूरी देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।